मैम, शादी और रिश्तों में कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? तो कुंडली मिलाना एक ऐसी धारणा या अवधारणा है जिसमें लोग बड़ा बिलीव करते हैं। वो सोचते कुंडली मिल गई अब सब सही। अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली मिलने के बाद भी शादी टूटती है, और जिनके 6 गुण मिले हुए हैं उनकी कुंडली नहीं मिलके भी उनकी शादी चलती है। इंसान की जिंदगी को बदलती है जेमस्टोन, या फिर एक मानसिक विश्वास है? बस हमारे पुराने जमाने में वो ठंडी पट्टी रख के बुखार उतारा जाता था, ठीक है, अब दवाई देके उतारा जाता है। तो मानसिक शांति के लिए जेमस्टोन दिया जाता है। ओके। मानसिक शांति के लिए हम ये ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं। 6, 8, 12 में जो प्लैनेट होते हैं उनकी ऊर्जाओं को नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, नॉर्मली इन 3 हाउसेस के में जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो राशियां हैं, इनसे या इनसे जुड़े हुए जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा देंगे। एक सफल होने का मूल मंत्र क्या है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है, सुबह 6 बजे उठे, उठने के बाद अपना जो दिनचर्या है उसे पूरा करे, उसके बाद सबसे पहले उगते सूर्य को जल दे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं प्रख्यात एस्ट्रोलॉजिस्ट, जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही साथ वास्तुशास्त्री हैं और साथ साथ टैरोट कार्ड रीडर भी हैं। तमाम उपाधियों से भी नवाजा गया है इन्हें। हर क्षेत्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और महारत हासिल की है। बिना देर किए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मोनिया सिंह, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, टैरोट कार्ड रीडर भी हैं। हमने जैसा कि आपको बताया, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, विषय है एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, सबसे पहले मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या जो है, उसको आप विज्ञान मानते हैं, आस्था मानते हैं, या फिर दोनों का मिश्रण? विज्ञान जी, क्योंकि पढ़ा है मैंने, तो विज्ञान के कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, साइंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार रीडिंग वेयर द डिग्री ऑफ प्लैनेट इज एग्जिस्टिंग, whether it is high and low. So it comes and it will be easy to understand for everyone if we will take it as a science. क्योंकि अगर हम इसमें आस्था या हम इसमें विश्वास या ऐसी कोई धारणा लेके जाएंगे, तो फिर हम इसमें इसी आस्था से ना अंधविश्वास का भी रास्ता जाता है, तो वो भी शुरू हो जाता है। तो ये साइंस समझ के अगर इसको कोई अपनी लाइफ में लेकर आता है या उसको समझता है, तो उसको इसके फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर वो इसको विश्वास या अपने धर्म से जोड़ के या आस्था से जोड़ के फिर उसको जब लेके जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करता है। तो ये साइंस है, आस्था नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि ज्योतिष विद्या जो है, उससे हमें तो तमाम जानकारियां मिलती हैं। हम कुंडली देखकर सारी चीजें समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर एक व्यक्तित्व कैसा है, बिल्कुल व्यक्ति का, है ना। ऐसे में कहते हैं कि कुंडली जो है वो हमारे भाग्य को बदलती है, भाग्य बताती है। इसमें क्या कर्म बदला जा सकता है? बिल्कुल। आपने बहुत पहले बचपन में कभी पंचतंत्र की कहानी सुनी होगी कि एक चोर था, वो चोरी करता था गांव-गांव में जाके सबके घर में, और जब वो घर वापस आता था तो खजाना तो रख देता था जो लूट के लाता था, और फिर वो मछलियों को आटा खिलाने चला जाता था। उसी जगह एक राजा था, उसके पास बहुत सोना था, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करता था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो वो लोग पहुंचे भगवान जी के पास, तो एक को थाली में वही सोना चांदी पत्थर मिला, जिसके पीछे वो पूरा जीवन पागल था, और एक को खाने के लिए रोटी मिली। तो पूछा उसने कि भाई ऐसे कैसे, मैं तो राजा था, मैंने तो किसी को खून भी नहीं किया, ये तो सबके घर से चोरी कर करके लाता था। तो बोले तुम कर वसूलते थे, लोग मेहनत करके तुमको पैसा देके जाते थे। पर वो व्यक्ति चोरी करने के बाद भी एक कर्म अच्छा करता था, जाके मछलियों को आटा खिला के लाता था, ठीक है। तो इसलिए उसको जगह मिलेगी, उसको खाना भी मिलेगा खाने को। तो कर्म आपका भाग्य 100% बदलते हैं, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। क्या ज्योतिष के जरिए, जी बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, ज्योतिष के जरिए कर्म हम बदल सकते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बदल सकते हैं। सिर्फ एक भाग्य बताने का ही जरिया तो नहीं है नहीं ज्योतिष? नहीं नहीं नहीं, ज्योतिष में बेसिकली होता क्या है, हम्म, जो हमारे 12 ज़ोडिएक साइन है, 9 जो प्लैनेट हैं, उनकी पोजीशनिंग, अलाइनमेंट, उनकी युति, उनके कंजंक्शंस, इन सबको देख के अगर कोई व्यक्ति चाहे तो रंक से राजा तक बन सकता है। उसको सिर्फ अपनी जीवन या जो वो लाइफ स्टाइल जी रहा है ना, उसको सही करना है। लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें हटानी है और कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, दैट्स इट। अगर वो ये कर ले रहा है तो उसकी लाइफ एनहांस हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज अ साइंस, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट तो हमको सब पे होता है, जो बोल देगा उसी पे ट्रस्ट हो जाता है, नहीं बोलने को कोई किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। जन्म कुंडली और ग्रहों की जो स्थिति होती है, इससे इंसान की सोच और स्वभाव पर कितना असर पड़ता है? 100% पड़ता है। 9 साल तक तो जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता के कुंडली या उनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बिहेव करता है। 9 साल के बाद वो अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो जन्म कुंडली यानी कि जब आप जन्म ले रहे थे उस समय क्या नक्षत्र था, क्या टाइम था, क्या दिन था, कौन सी तिथि थी। ठीक है, हर वर्ष, हर तिथि, हर नक्षत्र का, यहाँ तक कि AM और PM भी चेंज होने से इंसान के व्यक्तित्व में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को न्यूमरोलॉजी से देखें तो जो 2 7 27 है, दे आर 9, 1 8 they are 9 and 9 is also independent 9, पर ये तीनों 9 अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, सेम अगर कोई व्यक्ति कैलकाटा में आज के टाइम पे इसी टाइम पे पैदा हुआ, ठीक है, और वही एक जगह एक बच्चा पैदा होता है MP में, एक होता है मुंबई में, एक किसी और क्षेत्र में, ठीक है, तो इन चारों के व्यक्तित्व अलग होंगे। समय जगह परिवर्तन से व्यक्ति का परिवर्तन होता है और स्वभाव भी कुंडली पे निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज जानना चाहूंगी मैम आपसे कि क्या 2 लोगों की जन्म कुंडली हम कह सकते हैं, या जन्म एक स्थान पर हुआ हो, ठीक है, समय भी एक हो, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग अलग है? ट्विंस, हाँ, जैसे ट्विंस होते हैं। हाँ, दोनों की किस्मत अलग अलग। हाँ, बिल्कुल होता है। वन ऑफ माई क्लाइंट, शी लिव्स इन दिल्ली ऑल्सो, दे आर ट्विन। एक जो मेरी क्लाइंट है उसकी शादी लास्ट ईयर हुई है, उसकी ठीक जुड़वा बहन, मुश्किल से भी अंतर अगर माइनर सा डिफरेंस है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। कुंडली सेम है, ग्रह दशा सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक प्लैनेट की डिग्री कम है। उस एक डिग्री के डिफरेंस की वजह से उसकी शादी में डिले हो गया और उसकी शादी जल्दी हो। ठीक है, ये होता है। बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग जा सकते हैं, क्योंकि भाई एक बहन टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रही है, दूसरी कंटेंट राइटर है, एक एंटरटेनमेंट में है एक लड़का, और उसका उसी का ट्विन ब्रदर वो मीडिया इंडस्ट्री में एडिटर है। तो बहुत डिफरेंस होता है। एक चीज मैं कहती रही हूँ, आपका और मेरा जन्म समय, जन्म तारीख और प्लेस सब एक हो, ठीक है, उसके, और हम ट्विंस भी नहीं है, स्टिल हमारे में बहुत डिफरेंस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे ना आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये भी चीजें होती हैं, और प्लस छोटी छोटी चीजें आपके कुछ प्लैनेट्स बहुत छोटे छोटे तरीके से अपनी डिग्रीज में चेंजेस ला रहे होते हैं, तो उन डिग्रीज का प्रभाव पड़ता है, तो इसकी वजह से वो अलग हो जाता है। ठीक है मैम, शादी और रिश्तों में कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? और अगर मान लो आपके मिसमैच हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि शादी हो गई, ठीक है, कुंडली मिलान नहीं हुआ, मिसमैच हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उपाय? सबसे पहली बात तो यहाँ कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। जब राम जी की शादी सीता माँ से हुई थी तो कोई दशरथ जी ने और जनक जी ने कुंडली मिलवाई थी, वहां तो स्वयंवर हुआ था। तो कुंडली मिलाना एक ऐसी धारणा या अवधारणा है जिसमें लोग बड़ा बिलीव करते हैं। वो सोचते कुंडली मिल गई अब सब सही। अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली मिलने के बाद भी शादी टूटती है, और जिनके 6 गुण मिले हुए हैं उनकी कुंडली नहीं मिलके भी उनकी शादी चलती है। ठीक है, निभती ही है। अब मैंने राम जी और सीता जी का नाम लिया है, सेम इसी तरीके से आप शिव पार्वती जी का भी नाम लीजिए। कुंडली तो उनकी भी नहीं मिलवाई गई थी, प्रेम विवाह था, उन्होंने अपनी आस्था से शिव जी को हासिल किया था, पार्वती माँ ने। और जानकी माँ ने स्वयंवर में चुना था, क्योंकि राम जी ने एक परीक्षा पास कर ली थी। तो सबकी किस्मत होती है,
ठीक है, निभना ना निभना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपको निभाना है तो आप निभाओगे, आपको नहीं निभाना है तो आपको छोटी छोटी चीजों में इशू दिखेंगे और आप उसको तोड़ दोगे। इसका कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष से कोई संबंध नहीं। ये हमारी ना बस मानसिकता कह सकते हैं, निगेटिव थॉट कह सकते हैं, या पुराने पाश्चात्य समय से चली आ रही है हमारी जो संस्कृति है उसको कह सकते हैं। बस ये, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूं, मेरा खुद का जो है वो बड़ा मिसमैच है। 1 साल बाद मेरे हस्बैंड मेरे से कहते हैं मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही अलग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह सकते हैं कि ये दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं ये नई बात सामने आ रही है कि कुंडली मिलाना जरूरी इतना नहीं है जितना लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर, मुझे लगता है जैसे कि इसका एक भ्रम फैला दिया है कि बिना कुंडली मिलान के जो है वो शादी में अड़चने आती रहेंगी, ऐसा कहा जाता है, अड़चने आएंगी, परेशानी होंगी, है ना। कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्रहों के अलाइनमेंट समझ में आने चाहिए। बेसिकली वो भी किसको समझ में आने चाहिए, लड़के को और लड़की को। अगर लड़का और लड़की दोनों ये जानते हैं कि इसका ये ग्रह इसको इस तरह से इम्पैक्ट करता है और लड़की का कोई सा भी ग्रह जो उसको निगेटिविटी दे रहा है, अगर ये दोनों जानते हैं ना तो वो बहुत अच्छा मैच लेके आगे तक जा सकते हैं। और वो एक एग्जाम्पल भी बना सकते हैं कि देखो हमारी कुंडली नहीं मिली थी बट स्टिल वी आर टुगेदर। ठीक है, वो हो सकता है। मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। मैम, क्या ज्योतिष से फाइनेंस, बिजनेस, करियर के फैसले लिए जा सकते हैं? एक हद तक। क्योंकि देखिए, मैं ये कह रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए। अब आप लोहे के व्यापारी भी हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में भी कमी आ रही है। 70% मैं ये बोलूंगी आपकी मेहनत वर्क करती है, 30% आपकी कुंडली के प्लैनेटरी सपोर्ट्स वर्क, प्लैनेट के जो अलाइनमेंट होता है वो सपोर्ट करता है। अब मैं तो आपसे कह के हट जाऊंगी कि भाई देखो ये प्लैनेट अच्छा है, इस पे वर्क कर लो, और आप कह रहे हो मोने आपने तो बोला है अच्छा है, सब अच्छा ही है बस, और बैठे हो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको ये चीज सभी को समझना पड़ेगा कि अगर आप एक्शन ही नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट बिना मेहनत के नहीं मिलना है, बिना मेहनत के नहीं ना। अगर हम सिर्फ कई बार ऐसा होता है, इसमें मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है कि मैम मैंने अपनी जी जान लगा दी, पैसा लगा दिया, मुझे पता था मेरा बिजनेस चल जाएगा, ठीक है, ऐसे में भी आज मेरे पैसे डूब गए, मेरा बिजनेस बंद हो गया और मैं असफल हो गया या हो गई, ठीक है। यहां पे भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहां पे भी ज्योतिष में कुंडली में इसका वो रीजन भी होता है। अगर कोई देखने वाला देखेगा तो इसका रीजन भी निकलेगा, और रीजन में आपको पता चलेगा कि जैसे हमारा शनि है या मंगल है या बृहस्पति है, तो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या तो आप अकेले करिए अपने दम पे, तो भाई आप कर ले जाओगे 100%। अगर आपने 100 रुपए लगाया है तो मैं समझती हूँ बिजनेस नहीं डूबेगा, आप कम से कम उससे 20 रुपए कमा के निकल ही आओगे जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन कोई कहता है नहीं, पूरा ही मैम सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करने के बाद रेमेडी कर ली, कुंडली दिखा ली, फेवरेबल था, नाम, मूलांक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो सब कर लिया, तब भी मेरा बिजनेस बंद हो गया। तो वहां पे आपकी कुंडली में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं, उच्च प्लैनेट जो है, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं और सबऑर्डिनेट प्लैनेट्स हैं, जो ड्रॉफ प्लैनेट्स हैं, राहु हैं, केतु हैं, फिर कमी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी रखते हैं, ये है। तो बिजनेस में मेरे को लगता है एक बार गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना चाहिए, और निडर होकर काम करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस है तो रिस्क भी है। अगर एक बार डूब जाए तो दोबारा करिए, ताकि आप उसमें उठ सके। उठेंगे जरूर, अगर आपकी कुंडली में है कि आप बिजनेसमैन बनेंगे तो आप बिजनेसमैन ही बनेंगे। थोड़ा लेकिन मार्गदर्शन की जरूरत है, मार्गदर्शन बिना ज्योतिष शास्त्री के मार्गदर्शन के कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसी बात क्योंकि कम से कम इतना तो पता चल जाए ना कि आप सही एज में बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही जगह पे बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सही इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पता चला बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, पता चला आप तो दिन रात की मेहनत कर रहे हो, सामने वाला बैठा हुआ है, पैसा डूब गया, अब वो आके आपसे कह रहा है मेरा तो पैसा डुबो दिया, अब आप क्या कर लोगे।
तो यहाँ जरूरत होती है, यहाँ समझ की भी जरूरत है और ज्योतिष की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। ठीक है मैम, ग्रहों की दशा और गोचर को एक साधारण भाषा में कैसे समझा जा सकता है? दशा वो है जो जन्म से हमारे साथ चलती है, हर प्लेनेट की अपनी एक दशा होती है, एक अंतराल होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है। और गोचर जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनकी एक ड्यूरेशन होती है। जैसे चंद्रमा की मैक्सिमम 2.5 से 3 दिन की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने हर प्लैनेट्स को देखते जाएंगे तो शनि की 2.5 साल की भी होती है, राहु और केतु की 18 महीने की होती है, जुपिटर की 1 साल की होती है। तो ये दशा में दिखे जाते हैं, ये दशा में दिख रहे होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोचर कर रहे होते हैं। तो ये अपने तरीके से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अपनी अलग अलग राशियों में जाके बैठते हैं। अब गोचर क्या होता है, आप सीधे गोचर को समझिए। गोचर का मतलब है एक प्लैनेट का एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाना, इट इज कॉल्ड गोचर। और दशा क्या है? दशा यानी आप एक यूनिवर्स एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं। यूनिवर्स में 9 प्लैनेट हैं, वो 9 प्लैनेट कब कौन से साल से शुरू होके किस साल तक चलेंगे, फिर कौन सा प्लैनेट आएगा, उनकी गणना है। ठीक है। आप दशा से भी इंसान के व्यक्तित्व की या उसके कर्म की या उसके भाग्य की गणना कर सकते हैं, आप गोचर के हिसाब से भी कर सकते हैं। दशा से आप लॉन्ग टर्म करेंगे, गोचर से आप शॉर्ट टर्म करेंगे। कोई कहता है छोटा सा क्वेश्चन, मैम मेरा पैसा अटक गया है, कब तक निकलेगा? तो आप जाके देख लीजिए शुक्र और मरकरी का, बुध का क्या है गोचर स्थिति उसकी कुंडली में। अगर अच्छी राशि में है तो शायद निकल जाए, बुरी राशि में या मारक में बैठ गया या खराब राशि में चला गया या किसी ऐसे भाव में चला गया, जैसे कहते हैं 12th हाउस में नहीं जाना चाहिए कोई प्लैनेट, 8th में नहीं जाना चाहिए, 6th में भी प्लैनेट सोच समझ के होने चाहिए, ठीक है। हर प्लैनेट की अपनी एक पोजीशनिंग होती है, तो वो देख लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि कब मिलेगा। अन्यथा आप उसी चीज को दशा में जाके देख लीजिए। आपके पास दशा होती है, महादशा होती है, फिर उसके अलग अलग 4 और डिवीजन होते हैं। तो आप देखेंगे कि दशा को जितना आप लेवल अप करते जाएंगे एप्स में या किसी भी चीज में, तो आप देखेंगे एक होती है सबसे आखिरी सूक्ष्म दशा विषुवंतरी, उसमें दिन दिन के भी हिसाब दिए होते हैं, उससे भी प्रिडिक्शन होती है, उससे भी बताया जा सकता है भाग्य के बारे में। गोचर से आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्थिति गणना, मेजॉरिटी ऑफ प्रिडिक्शन या मेजॉरिटी ऑफ रीडिंग दे सकते हो, ये बताया जा सकता है इंसान के बारे में। ठीक है, मतलब गोचर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए और दशा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो तो बन गया ना। शॉर्ट इसको ऐसे समझा जा सकता है, हाँ, इसको ऐसे अगर आपको क्विक कोई भी रिजल्ट चाहिए तो शॉर्ट टर्म जो है गोचर, बिल्कुल उससे आप निदान जैसे आपने मेरे से कहा मैम, आपने मेरे से कहा मैम मेरे को ना मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो अब जॉब नहीं मिल रही है या तो मैं दशा में चली जाऊं, तो फिर दशा में मैं महादशा देख के क्या करूंगी? मुझे तो दिख ही रहा है वहां सूर्य की दशा है या बृहस्पति की दशा है, मेरे को उसको अंदर तक जाना पड़ेगा, सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, विषुवंतरी में अंतर दशा में जाना पड़ेगा, प्रत्यंतरी दशा में जाना पड़ेगा, विषुवंतरी में जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कौन सा प्लैनेट कहाँ। तो उससे बेहतर है मैं क्या करूंगी, मैं गोचर की स्थिति देखूंगी, क्योंकि गोचर में एक चीज जो होती है, जो आपका चार्ट होता है, सपोज आपके चार्ट में 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर ही लिखा रहेगा, प्लैनेट्स बदलते रहेंगे। तो जब प्लैनेट मूवमेंट करते हैं तो हर घर में प्लैनेट्स के मूवमेंट और उनके एक्शन और उनके रिजल्ट चेंज होते हैं। तो इससे भी प्रेडिक्शन होती है और इससे भी पता चल जाता है कि आपकी जॉब कब तक लगेगी, आने वाले किस समय तक लगेगी, क्या ये समय अच्छा है, आपको किस चीज से बचना है और आपको किस चीज में हाथ आप इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में जाइए, ये सब चीजें पता चल जाती हैं उस चीजों से। तो गोचर एक अलग तरीके का, मतलब ये विज्ञान तो एक ही है, चैप्टर वाइज अलग अलग है, आपको कैसे समझ में आ रहा है डिपेंड करता है। बहुत से लोग गोचर से बता देते हैं, मैं हर तरीके, मेरे से आप पूछो मैं दशा से भी बता दूंगी, गोचर से भी बता दूंगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे गोचर और दशा दोनों मैच कर रही होंगी। प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स। मैम जेमस्टोन को लेकर लोगों के मन में सवाल हमेशा पनपता रहता है, जेमस्टोन को लेकर भ्रांति भी बहुत ज्यादा है कि नहीं ये सही है, ये सही है। एक तो इसकी एक्यूरेसी जो है, इसके सत्यता, मतलब इसकी सत्यता की जांच कैसे हो कि नहीं जो जेमस्टोन हमने डाला है वो सही डाला है गलत डाला है, एक तो ये चीज हो गई। देखो, दूसरी ये कि क्या वाकई में इंसान की जिंदगी को बदलते हैं जेमस्टोन, या फिर एक मानसिक विश्वास है? बस मानसिक विश्वास ज्यादा है। ओके। जैसे आपको फीवर हो गया, अब
मुझे पता है कि आपको फीवर लापरवाही की वजह से हुआ है, आपने बर्फ ज्यादा खा ली, आपको फीवर हो गया। ओके, मैंने आपको मना करा था बर्फ मत खाइए। अब बर्फ का तापमान आपकी बॉडी में गया, ठंडा से गर्म हुआ, आपको फीवर हो गया। ठीक है, अब आपके मन की तसल्ली के लिए मैंने आपको एक टैबलेट दे दी। अब उससे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पुराने जमाने में वो ठंडी पट्टी रख के बुखार उतारा जाता था, ठीक है, अब दवाई दे के उतारा जाता है। तो मानसिक शांति के लिए जेमस्टोन दिया जाता है। ओके, मानसिक शांति के लिए हम ये ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको। ये एक ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपकी ऊर्जाओं को सही भी करते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सडन नहीं करेंगे, कुछ भी टाइम लेते हैं, क्योंकि ये पहले आप इन्हें धारण करेंगे, फिर कम से कम 40 से 45 डेज तक इन्हें कॉन्स्टेंटली पहनेंगे। इनसे जुड़े हुए मंत्रों का या स्विच वर्ड्स का आप चांट करेंगे, तब जाके ये आपके एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, तभी आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। 45 डेज का जो ड्यूरेशन होता है, उसके बाद तो हर इंसान ये कहता है कि जैसे सपोज करो आपने येलो सफायर लिया, जुपिटर का है, जुपिटर की महादशा चल रही है, अब जुपिटर अच्छी जगह बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठ गया या लग्न में बैठ गया, यानी भाई लग्न में बैठा हुआ है, कमजोर स्थिति में, इतने ग्राम का, इतने रत्ती का वो पहन लो येलो सफायर। आपने येलो सफायर पहन लिया, तो पंडित जी वगैरह या जो कोई भी इंसान नॉर्मल ये कहेगा कि रात भर इसको सोख करके रखो और ऐसे करके सुबह दिया बत्ती करके और मंत्रोच्चारण करके जुपिटर का जो मूल मंत्र है उसका उच्चारण करके 108 बार इसको पहन लो। पर ऐसा नहीं होता है, आपको उस जेमस्टोन को 45 डेज तक रिचार्ज करना होता है। आपकी ऊर्जाओं से उसको मैच कराना होता है, तब जाके वो रिजल्ट देता है। बहुत से लोग जेमस्टोन, आप बहुत सारे लोगों से मिलो, वो कहते हैं हमने तो इतने सारे पत्थर पहने हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। और बहुत सारे कहते हैं हमने इतने सारे पत्थर पहने हुए हैं, हमें तो फायदा ही फायदा हो रहा है। तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। तो उसको तरीका सही कर लो तो उसका फायदा भी आ जाता है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि जेमस्टोन लिमिटेड वे में पहनना चाहिए। किसी को पहनना भी है तो कोई एक पहनो, मल्टीपल्स में मत पहनो, ठीक है। क्रिस्टल और जेमस्टोन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्रिस्टल सिर्फ एक मेटल, एक मटेरियल है जिसको यूज किया गया है टेम्पररी कुछ ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए। स्टोन आपकी पूरी प्लेनेट की ऊर्जा को प्रभावित करता है, तो सोच समझ के पहनना चाहिए, ठीक है। पूछ के पहनना चाहिए, बहुत ज्यादा। नीलम पहनिए आप, अगर आपको नीलम नहीं सूट कर रहा है तो एक्सीडेंट तक हो जाता है। नीलम के लिए तो सबसे बड़ी भ्रांति कह लो या इसको तथ्य कह लो, लोग कहते हैं नीलम आपने नीलम पहना इस वजह से आपके एक्सीडेंट हो गया। लोग ऐसा भी कहते हैं। किसी की, अब आप अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने 2 नीलम डाले हुए थे, सफल हो गए। फिर 7.5 आ गई, असफल हो गए, वापस 7.5 गई, फिर सफल हो गए। तो कोई कहता है नीलम की वजह से हुआ, कोई कहता है नीलम उतार दिए इस वजह से हुआ, नहीं नीलम पहन के रखे थे इस वजह से असफलता आई, ये था वो था। तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, पर ये आपके प्लेनेट की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, घटाएगा कहीं से नहीं, बढ़ा रहा है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको किस प्लेनेट की ऊर्जा बढ़ानी है, और सोच समझ के बढ़ाई जाती है। 6, 8, 12 में जो प्लैनेट होते हैं उनकी ऊर्जाओं को नहीं बढ़ाया जाता है, ठीक है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, नॉर्मली इन 3 हाउसेस के में जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो राशियां हैं, इनसे या इनसे जुड़े हुए जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा देंगे। हाँ, अब आपको सकारात्मकता चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो लग्न देख लो कि आपका लग्न क्या है। अगर आपका मेष लग्न है तो यानी मंगल, तो आप मूंगा पहन सकते हो, रेड कोरल पहन सकते हो। बट स्टिल एक बार पूछना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एरीज, ये जो मेष राशि वाला जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, उसको मूंगा पहनना चाहिए। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऐसे चलो। ठीक है मैम, नकारात्मक ग्रह दोष जो हैं, जैसे पितृ दोष हो गए, मंगल दोष हो गए, काल सर्प दोष हो गए, इनको दूर करने का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो क्या है? सही तरीका, प्रैक्टिकल तरीका, राइट, नॉट अ रेमेडी। तो प्रैक्टिकल तरीका, इट्स ओनली वन थिंग, बी स्टे पॉजिटिव, ओके, नो वन कैन हार्म यू। आप काल सर्प दोष है, ठीक है, काल सर्प दोष क्यों लगा, इसका कोई तो मिथ होगा, कोई तो रीजन होगा, कोई तो पीछे की बैक हिस्ट्री होगी। आप वो बैक हिस्ट्री पता कर लो,
सब पता चल जाता है चार्ट से कि आपका पास्ट में क्या हुआ था, आप ये चीज क्यों आई कुंडली में, क्या ये पुश्तों से चली आ रही है, पितृदोष जैसी समस्या, सब पता चल जाता है। ठीक है, तो उसका बेसिक रीजन पता कर लो और उस रीजन पे वर्क कर दो। ठीक है, जैसे कहीं पे काल सर्प दोष जो होता है, वो कहते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, तो अब भाई क्योंकि ये प्लैनेट सारे इधर थे, फिर इस इधर के द्वितीय भाव में आ गए, इधर वाले हिस्से में चले गए, 12 खानों में से इधर के 6 इधर के 6 करके ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें बहुत होती है कि हम आपकी कुंडली को 2 तरीके से देखेंगे, ऐसे करके आधा इधर रखेंगे आधा इधर रखेंगे। अगर राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ गए तो दोष बन गया, अगर सब तरफ फैले हुए तो कोई दोष नहीं बना, तब भी उसमें दोष बन जाते हैं कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ गया, गुरु केतु एक साथ बैठ जाए, या चंद्रमा के साथ कोई खराब मंगल वगैरह जैसा प्लैनेट बैठ जाए, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, तो कहते ग्रहण लग गया। ये सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आई एग्री विद दैट, लेकिन इन सब का एक सोल्यूशन है, वो है आपका थॉट प्रोसेस। ओके, अगर आपका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस में आ ही गया कि भाई मुझे तो ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, तो आप उसी वे में जाओगे, आप उसी वे में जाओगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। वो चीखता रहे चिल्लाता रहे, आप उस पर विश्वास उस पर भरोसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, फिर आपको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, फिर दो उसको प्रमाण। जब आप उसे प्रमाण दोगे तो फिर वो उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार मैं गलत कर रही थी या मैं गलत कर रहा था। ठीक है, फिर वो चुप हो जाएगा, वो दोष वहीं खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया, नहीं हो गया। तो इस चीज को पहले समझ लो कि कौन सा दोष इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। बहुत सारे क्लाइंट्स डील करें, कम से कम नहीं तो अब तक मैंने 25,000 से ज्यादा कुंडलियां पढ़ी हैं। ठीक है, और 25,000 से ज्यादा कुंडलियां मैंने प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ी हैं। पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे लोगों की कुंडली देखती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि अगर कोई परेशानी बता देता है तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं देख के बता देती हूँ, जब भी मुझे टाइम होता है बता देती हूँ। 25,000 से ज्यादा कुंडलियां पढ़ी है मैंने। तो आप सोचो कम से कम 25,000 लोगों की प्रॉब्लम सुनी होगी, और वो एक प्रॉब्लम लेकर नहीं आए होंगे। वो आया एक होगा, लेकिन अपने साथ 3 की कुंडली और लेकर आया, जब खंगाली गई होगी पूरी कुंडली। हाँ, तो भाई उनकी बीवी की भी देखी गई, बच्चों की भी देखी गई। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शांति से समझा दे कि भाई देखो ये है, ऐसे चलेगा, आपको ये करना है। अब छोटा सा बच्चा है, अब मैं अपने ही बच्चे की बात करूं, मेरा बच्चा है, वो घर में शेर है, बाहर गीदड़ है, तो अब मैं क्या बोलूं कि मेरा बच्चा कमजोर है। मुझे मालूम है कि वो उसका चॉइस ऑफ एरिया ही नहीं है। दिस इज नॉट हर चॉइस, शी विल नॉट चूज एंड आई वुड नॉट फोर्स। मुझे बस इतना समझना है कि वेयर आई हैव टू फोर्स एंड वेयर आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज शी इज अ किड। ठीक है, सेम थिंग विद क्लाइंट, सेम थिंग विद ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले वो आपके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास एक इंसान आता क्यों है? क्योंकि वो मानसिक तौर पे परेशान, तो उसको माया जाल में ना फंसा के सीधा सीधा तरीका बताया जाए कि ये करो, इससे तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्रैक करके करवाओ, रिजल्ट बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने कहा माया जाल में नहीं फंसाकर, उसमें मुझे एक सवाल ये है, मुझे लगता है ये दर्शक भी को भी जागरूकता होगी कि मुझे ये जानना है आखिर कैसे जाने। ज्योतिष के नाम पे भ्रम फैलाया जाता है, कुछ ढोंगी ऐसे ज्योतिष भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैला रहे हैं। तो ऐसे में सच्चे ज्योतिष की पहचान हम कैसे करें और कैसे पता लगाएं कि सामने वाला ढोंगी है, सामने वाला सच्चा है? देखो, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो मैं कहूंगी मैं भी अच्छी ज्योतिष हूँ, भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करिए। आपने कहा माया जाल में ना फंसा कर, ये तो आपने माया जाल क्या होता है? माया जाल ये होता है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपकी कुंडली देखी और मैंने आपके, सपोज करो आपने मुझे किसी की कुंडली दिखाई, मैंने कहा भाई इसमें बेटा राहु खराब है, इसमें केतु भी बुरे रिजल्ट परिणाम दे रहा है, ठीक है, इसका सूर्य अच्छा है। अब या तो मैं आपको सूर्य अच्छा है तो ये बोलूंगी आप एक काम करो, इसको बोलो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। ठीक है, सूर्य मजबूत है, आदित्य हृदय स्तोत्र की वंदना करने से कोई आफत नहीं आने वाली है। ठीक है, आदित्य हृदय स्तोत्र की किताब कितने रुपए की आएगी? 40 रुपए की आएगी।
उसी जगह मैं आपसे कहती हूँ, आप एक काम करो, माणिक खरीद लो, ठीक है। आप सामने वाले से बात करते करते समझ जाओगे कि इंसान आपको क्या कहना चाह रहा है। क्या वो आपको फंसाना चाह रहा है, माया जाल में फंसाना चाह रहा है, या जबरदस्ती की चीजों को इधर उधर करके आपके पास टिका के अपना मतलब साधना चाह रहा है। ठीक है, ये समझना ना सिर्फ एक थ्रेड लाइन है। ओके। जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहेगा, ठीक है, वो आपको सीधे प्रॉब्लम पे हिट करेगा। ठीक है, आप बैठे हो मेरे सामने, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मुझे मालूम है कि आप रात को सोने से पहले आप बहुत सोचती हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचती रहती हैं, सोचती हैं। आई एम आस्किंग टू यू, है ना? अब आप बताओ, ये माया जाल है कि ये ढोंग था? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ठीक है, 100%। तो ये चीज जो इंसान होगा ना, जो सही तरीके से देख रहा होगा, वो हिट करेगा आपकी प्रॉब्लम पे। वो फालतू की चीजों में नहीं घुसेगा कि प्रॉपर्टी ऐसी, पैसा ऐसा, वो सीधे प्रॉब्लम पे बात करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। राहु खराब है तो राहु की रेमेडी देगा, केतु खराब है तो केतु की रेमेडी बताएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना, ये स्टोन पहन लो, इससे ये सही हो जाएगा, वो सही होगा, मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। आप रेमेडी करो, और रेमेडी में भी सिर्फ एक रेमेडी करो, शिव परिवार की पूजा, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब इस शिव परिवार में मिल जाएगा। आप इनकी पूजा करो और फिर देखो, आप अपने लाइफ में चेंजेस देखो। आपने पूजा की बात की मैम, तो क्या ऐसे में पूजा पाठ, यंत्र तंत्र जो होते हैं, ये वाकई में ग्रहों की जो स्थिति होती है या ग्रहों को शांत करने में इनकी मदद मिल सकती है? देखो, पूजा पाठ करते हैं तो पूजा हो सकते हैं। पूजा और पाठ दो अलग अलग चीजें हैं। पूजा प्रोसेस है, पाठ एक चांट है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लाइक साधना टाइप का हो गया। ठीक है, इसमें इमोशंस भी हैं और डिवोशंस भी हैं। तंत्र मंत्र जागरूकता बस किया जाने वाला कार्य है। जहां आप तंत्र और मंत्र का वर्ड ले आते हैं, वहां पे आप समझ जाइए कि आप किसी अनुचित चीज को अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप और मैं बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स है, सामने किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, अब उसने पहले आपके कान भरने की कोशिश करी, वो नहीं सफल हुआ, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि सामने वाले ने कान भरे। फिर उसने मेरे कान भरने की कोशिश करी, वो तब भी नहीं सफल हुआ। जब वो कहीं से सफल नहीं हुआ तो वो कहाँ पहुंच गया? तंत्र मंत्र में। अगर वो वही पूजा पाठ में जाता और ये कहता कि जैसा इनका संबंध है वैसा मेरा भी हो, तो ज्यादा पॉजिटिव है, साउंड भी कर रहा है, पीसफुल लग रहा है। अब आप कह रहे हो इन दोनों का टूट जाए और मेरा इनसे बन जाए। ठीक है, तो ये होता है तंत्र मंत्र का कमाल। यानी आप अनुचित तरीके से, मतलब एक ऐसी चीज के लिए अनुचित तरीका अपना रहे हो जिसमें एक्चुअली आपका कोई रोल था नहीं, पर आप उसमें जबरदस्ती एंटर कर गए। ठीक है, तो आप तंत्र और मंत्र को बीच में ले आओ। वहीं तंत्र साधना, मंत्र साधना और ये जितना भी वशीकरण और जादू, टोना, टोटका, ये क्रिया वो क्रिया, ये सब शुरू हो जाती है वहां पे, ये चीजें होती है। ठीक है मैम, जैसे कि बार बार असफलता मिलती है, तो एक सफल होने का मूल मंत्र क्या है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? कैसे सफल हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है, सुबह 6 बजे उठे, उठने के बाद अपना जो दिनचर्या है उसे पूरा करे, उसके बाद सबसे पहले उगते सूर्य को जल दे। ठीक है, उगते सूर्य को जल देने के बाद 1 लोटा जल अपने किचन के नल से ले और शिव जी के ऊपर चढ़ाए। ठीक है, कुछ ना करे ना, मैं कहती हूँ ये भी ना बोले कि ओम नमः शिवाय मंत्र का उसे जाप करना है। ओके भाई, इंसान नहीं कर पाते, बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। ठीक है, 2 चीजें कर ले बस, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और शिव जी को जल चढ़ाए। ठीक है, और एक दिया जला दे श्रद्धा से, और अपने मन से कहे कि प्रभु मेरा इतना सामर्थ्य था, मैंने इतना किया, मैं चाहता हूं आप मुझे थोड़ा समर्थ बना दो। आप प्रैक्टिस करके देखो, स्टेबिलिटी नहीं आए तो मुझे बताओ।
अच्छा, बार बार असफल होने का कारण क्या ग्रहों का इसमें कनेक्शन होता है? इसमें ग्रहों का कनेक्शन होता है, लेकिन सफलता ग्रहों से नहीं देखी जाती है। ठीक है। सफलता मेहनत से देखी जाती है, आपकी निष्ठा से देखी जाती है और आपके विश्वास से देखी जाती है। ओके। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रह तो अपना काम करेंगे, सूर्य है तो सूर्य अपना काम करेगा, चंद्रमा है तो चंद्रमा मन का कारक है तो वो मन के ऊपर काम करेगा, बुध है तो दिमाग के ऊपर काम करेगा, बृहस्पति है तो कुटुंब पे काम करेगा, शुक्र है तो आपकी लग्जरी लाइफ पे काम करेगा, शनि है तो आपको कर्मठ बना देगा, राहु है, केतु है, राहु है तो आपको पैसे कैसे बनाने हैं, पैसा कैसे करना है वो सिखा देगा, और केतु है तो वो आपको डिटैचमेंट सिखा देगा। ग्रह हर कुंडली में ग्रह सेम होते हैं, हाउस सेम होते हैं, रखे बस अलग अलग जगह होते हैं, और ये अपना काम अपने तरीके से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी कुंडली में केतु अलग तरीके से प्रभाव दे रहा है और आपकी कुंडली में केतु अलग तरीके से प्रभाव दे रहा है। केतु का एक ही प्रभाव है, वो है डिटैचमेंट। ओके। वो आपको भी डिटैचमेंट देगा, वो मुझे भी डिटैचमेंट देगा। अब आती है सफलता, ठीक है। सफलता आपका मोटिव है और सफलता आपका एम है, और वो डिवोशन है, वो वर्क है जो आपको लेना ही लेना है, रिजल्ट उसका लेकर ही आना है, ठीक है। आपने अगर सोच ही लिया है कि मुझे इस काम में जीतना है, तो आज नहीं, 1 साल बाद सही, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद सही, आप जीतोगे। सफलता कुंडली पे नहीं बेस्ड होते, इट्स ओनली बेस्ड ऑन योर वर्क। कोई कुछ भी कहता है आप वर्क करो, कोई तारीफ करता है आप अपना काम करो, मत सुनो तारीफें, ठीक है। कोई बुराई करता है मत सुनो, काम करो। आज कल परसों नरसों एक ना एक दिन जब आप सफल हो जाओगे तो सबके स्टेटमेंट सेम हो जाएंगे। ओके। और वही कर्म है, और इन्हीं कर्मों से हमारी कुंडली, याद रखिए, हमारा भाग्य तक बदल जाता है। तो ग्रह नक्षत्र बाद में आएंगे, पहले हमारा कर्म आएगा। कर्म आएगा, कर्म सर्वोपरि है। कर्म सर्वोपरि। मोनिया मैम, जानना ये है कि क्या हमारे जो ग्रह हैं उनका कनेक्शन क्या पास्ट लाइफ से होता है? बिल्कुल होता है। आप पिछले जन्म में क्या थे, आप अपने पिछले जन्म का लेखा जोखा लेके इस जन्म में आए हो। कम से कम नहीं तो आप अपने 40 साल तक तो पिछले जन्म के पाप को ही धो रहे हो। चाहे आप गंगा में ना हो, चाहे भगवान जी की पूजा करो, चाहे अच्छे कर्म करो, जैसे भी करो, आप अपने पिछले जन्म के कर्म धो रहे हो। और उसके बाद जो 40 साल, उन कर्मों को धोते टाइम जो आपने इस 40 साल में जो किया, आगे वो करोगे। तो पास्ट तो जुड़ता ही चला जाता है, ठीक है। पास्ट लेकर ही इंसान आता है। हर इंसान का एक अतीत है, क्योंकि 84,000 योनि है ना हमारी। हमारे शास्त्रों में 84,000 योनियों का जिक्र हुआ है। तो 84,000 योनि यानी कि पास्ट है। पिछले जन्म में आप कुछ ना कुछ तो थे, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पंछी हो, चाहे जो हो, आप कुछ ना कुछ तो थे। और उस योनि में होके आपने जो कर्म किए वो इस जन्म में आप लेकर आए हो, और इस जन्म का यही भुगत के चले जाओगे। तो कर्म आ रहा है। क्या हर इंसान की कुंडली में आत्मज्ञान या मोक्ष के संकेत होते? नहीं। मिलते? नहीं। ठीक है। नहीं। अगर कोई बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता है तो उसकी रेमेडीज कैसे उस पे काम करेंगी, वो क्या करे जिससे कि, कहने का मतलब ये है कि वो उसकी लाइफ ठीक नहीं चल रही, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भरोसा। कोई बात नहीं, आप उसको मत भेजो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आप उसको सिर्फ इतना समझा दो कि आपको वर्क कैसे करना है, ठीक है। अगर वो लेजीनेस है तो उसको बताओ लेजीनेस पे वर्क करो, उसको मोटिवेट करो, उसको बूस्ट करो, उसकी एनर्जी को पुश करो। एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को ना 4 अच्छे शब्द बोल के एनर्जाइज कर सकता है। तो वो करो, मत ढकेलो उसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जरूरी नहीं है हर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करे, कोई करता है, कोई नहीं करता है। चलिए, आखिरी सवाल मैम आपसे ये है कि आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्या ये फेथ बेस्ड होगा या फिर साइंटिफिक किस ओर जाएगा? ये साइंटिफिक जाएगा। लोग इसका फायदा उठाएंगे कि ये अंधविश्वास और विश्वास की धारणाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे, पर ये साइंटिफिक ही जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। क्योंकि जो सदियों से या सालों से या युगों से चला आ रहा है, आज तक उसको कोई बदल नहीं पाया, उस विज्ञान को आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया। अब कहाँ इंसान उसे चेंज कर पाएगा? कोशिश करेंगे ढकेलने की कि इसको आस्था से जोड़ दो,
उसको विश्वास अंधविश्वास से जोड़ दो, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये इन द एंड साइंटिफिक ही जाए। बिल्कुल साइंटिफिक जाएगा। अंत में आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज दे दें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी ढोंगी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या ढोंग कर रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए इस भ्रम से, जो लोग इस भ्रम में शामिल हो जा रहे हैं, भ्रम में फंस जा रहे हैं? देखिए, आप भ्रम में तब जाइए जब आपको ज्ञान ना हो, ठीक है। अगर आपने किसी व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया है और उसने आपको जेन्युइनली आपकी कुंडली का विश्लेषण करके दिया है, तो कुछ मुख्य चीजें होती हैं जो इंसान को ज्योतिष बताता ही बताता है, कि जैसे कि उसका मूल प्रवृत्ति क्या होगी, उसका भाग्य क्या कहता है, ठीक है, और आगे भविष्य में बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले नॉर्मल वर्किंग के साथ उसका जीवन कैसा जाएगा, किस हद तक अच्छा जाएगा, कितना कंफर्टेबल जाएगा, क्या स्वास्थ्य परेशानियां होंगी या नहीं होंगी, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हर एस्ट्रोलॉजर बताना जानता है, जो एस्ट्रोलॉजर है। अगर आपको वो सेम टू सेम मैच कर रहा है तो यहाँ भ्रम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, आप इल्यूजन में जा रहे हो, ठीक है, आप डाइल्यूजन सिचुएशन में ही रहना चाह रहे हो, ठीक है, आप डाइल्यूट नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली अपने थॉट प्रोसेस को, तो भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो इस भ्रम से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी ही लाइफ को प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आओ, ठीक है, और पीछे पलट के देखो, जो आज हो रहा है वो पहले भी कभी हुआ होगा, ठीक है, सिचुएशन कुछ और होगी, ओके, ठीक है। तो दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसा कि मोनिया मैम ने हमें बताया, कि भ्रम में ना पड़े, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझें, देखें और अपनी कुंडली की जांच कराएं, तभी निष्कर्ष पर पहुंचे। और जो भी रेमेडीज आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू, उन रेमेडीज पर ही काम करें। रत्नों की बात करें तो रत्नों पर भी भरोसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा एक रत्न पहने। रत्न काम करते जरूर हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है, तभी रत्न काम करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम। और आपको भी अगर कोई भी जानकारी, आपके मन में भी कोई सवाल है, मोनिया मैम से आपको सवाल करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर बताएं। सवालों के आपको जवाब जरूर मिलेंगे। और फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।